ओके, वेलकम क्लास। तो पिछली क्लास में जैसे हम लोगों ने ट्रांसफार्मर ऑन, नो लोड, आइडियल ट्रांसफार्मर और फिर हम लोगों ने बात किया ट्रांसफार्मर ऑन लोड। तो आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो प्रैक्टिकली होता है, आइडियल तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें कोर बनाना ही पड़ेगा। तो इसमें कोर हम ना बना के हम लोग जो है ट्रांसफार्मर को एक रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे है कि अगर कहीं ट्रांसफार्मर हो तो उसको हम दो बाइंडिंग से दिखाते हैं। ऐसे ट्रांसफार्मर को दिखाया जाता है। जो कोर होता है, कोर के लिए 3 लाइंस, और फिर ऐसे ही हम सेकेंडरी को दिखा देते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम लोग N1, यहाँ लिख देते हैं N2। ये हो जाता है रिप्रेजेंटेशन एक ट्रांसफार्मर का। और ऐसा जहां भी बना होता है इसको हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर। तो जब भी इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, तो उसमें हम आइडियल ट्रांसफार्मर को ऐसे ही दिखाएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक आइडियल ट्रांसफार्मर बनाते हैं। कोर बना दिए, कोर के लिए 3 लाइंस। जरूरी नहीं कि हमेशा कोर बनाया जाए, बहुत सारे बुक्स में या जगह पे आप डायग्राम देखेंगे तो हो सकता है उसमें कोर ना बना हो। ठीक, तो ये हो गया हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर, जिसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स N1, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। अब जैसे कि हम बात किए थे कि नो लोड वाली बात किए थे, तो नो लोड में क्या आ रहे थे, 2 कंपोनेंट करंट के आ रहे थे। एक था IM और एक था II। तो उसके लिए रिस्पेक्टिव जो कंपोनेंट पैरामीटर हैं RI और XI, या हम GI कंडक्टेंस और ससेप्टेंस BM को दिखाते हैं। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, करंट जो हैं, इन पैरामीटर्स को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो ये हो जाता है GI और ये कंपोनेंट है BM। BM जो है ससेप्टेंस है और GI जो है वो कंडक्टेंस है। GI में जो करंट फ्लो होती है वो करंट है II, BM में जो कंपोनेंट है करंट का वो है IM, और जो टोटल करंट यहाँ पे आती है वो है I0 करंट। ठीक, अब यहाँ पे हमने बात किया था कि कोई वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इंडक्टेंस नहीं होता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं तो यहाँ पे सीरीज में इसका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों दिखाते हैं। इंडक्टेंस को हम X से दिखाते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्टेंस जो है इंडक्टेंस के कारण है, इसलिए इसके सफिक्स में L जोड़ देते हैं। प्राइमरी का है तो L1। डिफरेंट ऑथर और बुक्स में आप देख सकते हैं केवल X1 जुड़ा होगा। यहाँ का जो वोल्टेज है वो है V1, जो कि एक AC वोल्टेज है। यहाँ से जो करंट ड्रॉन हो रही है वो है I1,
अब ऐसे ही हम सेकेंडरी साइड में भी कंपोनेंट जोड़ेंगे। जो भी कोर का जो मैग्नेटाइजिंग वाला कंपोनेंट था उसको हम प्राइमरी में ही दिखाते हैं। प्राइमरी में इसलिए दिखाते हैं कि नो लोड के कंडीशन में ही आई नॉट कंपोनेंट आ रहा था। ऐसे यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसको हम दिखा देते हैं E1। यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसको दिखाते हैं E2। यहां से एक हम लोड जोड़ देंगे, लोड में जो फ्लो होने वाली करंट है वो है I2। ठीक, अच्छा I2 फ्लो हो तो रही है, इसमें भी तो रेजिस्टेंस हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपोनेंट हम लोग दिखा देते हैं। R2 XL2, ये है R2, ये है XL2। XL2 ये है R1, दिस इज R1। तो ये जो दिख रहा है डायग्राम, ये एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है। यहाँ पे जो करंट है हम लिख सकते हैं I1 माइनस I0, लेकिन इसको जनरली दिखाया जाता है I2 डैश के रूप में। I2 डैश का मतलब कि जो सेकेंडरी की करंट है उसको हमने क्या किया, प्राइमरी साइड में ट्रांसफर किया है। तो इसी करंट I2 के रिस्पेक्ट में इस वाइंडिंग में करंट जाएगा। ये जो है टोटल इसका जो है ये हो गया इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं तो आप देखते होंगे कि ये वाला पूरा प्रैक्टिकल नहीं रहता है, बहुत छोटा सा ट्रांसफार्मर बनाया जाता है, उसमें केवल RX लिखा रहता है। और कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि प्राइमरी रिफर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है रिफर वाला, कि रिफर का मतलब ये है कि इसके सारे रेजिस्टेंस को हम इस साइड ले आ देंगे। जब हम कहते हैं सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी, तो जितने भी सेकेंडरी के रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, वोल्टेज, करंट होंगे, सारे पैरामीटर प्राइमरी साइड में अटैच हो जाएंगे। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। जो यहाँ पे N1 N2 का जो रेशियो है, इस रेशियो से ही मल्टीप्लाई करके, जैसा कि फार्मूला बनेगा हम लोग अगली क्लास में, रिफर टू प्राइमरी, रिफर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी, या कैसे इसको हम अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो कि जब हम सेकेंडरी को प्राइमरी में रिफर करते हैं तो जो जिसको रिफर करेंगे वो सब डैश कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, R2 डैश प्राइमरी में आके जुड़ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, XL2 डैश प्राइमरी में आके जुड़ जाएगा। तो वैसे R2 डैश जो होता है, R2 डैश का जो फार्मूला है, R2 डैश ये होता है R2 इंटू A या A स्क्वायर। ऐसा क्यों आया, क्योंकि आप अगर समझिए तो हम लोग रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस में लॉसेस होते हैं। रेजिस्टेंस में कौन से लॉसेस होते हैं, I स्क्वायर और लॉसेस होते हैं। रेजिस्टेंस में लॉसेस क्या होते हैं, I स्क्वायर और लॉसेस हो रहे हैं। तो जब हम सेकेंडरी के रेजिस्टेंस को प्राइमरी में जोड़ेंगे तो लॉसेस में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, लॉसेस में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो वहां पे आ जाता है कंसेप्ट हमारा कि I2 डैश I2 डैश का स्क्वायर इनटू R2 डैश इक्वल टू होना चाहिए क्या, I2 का स्क्वायर R2। तो जब हम इसका और अप्रोक्सीमेट मॉडल पढ़ेंगे तो वहां पे सारी बातें रखेंगे। थोड़ा सा समझ रहिए कि जब R2 प्राइमरी साइड में आएगा तो R2 डैश, XL2 प्राइमरी साइड में आएगा तो XL2 डैश, लेकिन R1 जब सेकेंडरी साइड में आएगा तो उसका हो जाएगा R1 डैश। XL1 जब सेकेंडरी साइड में आ जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी XL1 डैश। ऐसे ही सारी वैल्यूज को हम लोग ट्रांसफर करते हैं और उनकी वैल्यूज को रखते हैं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे तो वहां पे उसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।